डियर स्टूडेंट, 7th क्लास के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। कल हमने सेकंड लेसन के 2 स्टेंजे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो स्टेंजा कर रहे हैं हम, धन के लिए युद्ध, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो धन के लिए युद्ध करते थे। वो अपने शासन को चलाने के लिए धन लूटते थे और धन का जो विस्तार है वो अपने राज्य में करते थे। इसके लिए देखिए विशेष रूप से जो बात है वो दी गई है कि इसके लिए जो मुख्य स्थान दिया गया है गंगा घाटी के कन्नौज नगर, यानी कि गंगा घाटी पे एक कन्नौज नामक एक नगर बसा हुआ था। उस नगर के लिए कई राजवंशों ने झगड़ा किया, यानी कि उस पे नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे राजवंशों ने युद्ध किए। उन युद्धों में से जो प्रमुख जो युद्ध है बच्चों, पहला है गुज्जर प्रतिहार। जो गुज्जर प्रतिहार थे, दूसरे कौन थे? राष्ट्रकूट। तीसरे कौन थे? पाल वंश। ये 3 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने सदियों तक कन्नौज पे अपना नियंत्रण यानी कि अपना कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए युद्ध किए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कन्नौज के ऊपर युद्ध करने वाले 3 राजवंश यानी वंशों के नाम बताइए। पहला है गुज्जर प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है पाल वंश। इन तीनों ने सदियों तक कन्नौज पे जो है आक्रमण करने के लिए, यानी अपना जो कंट्रोल स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्ध किए। तीनों ही राजवंश चाहते थे कि कन्नौज को हथियाया जाए, उस पे राज किया जाए। उस टाइम कन्नौज जो था विशाल, यूं कहेंगे कि विशाल संपदाओं में से एक था। यहाँ पे जो उच्च क्वालिटी की वस्तुएं मिलती थी, एक धान्य यानी कि फसल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार था। इसीलिए कन्नौज एक विकसित क्षेत्र था। सारे राजवंश इसको पाना चाहते थे। लंबी लड़ाई चली बच्चों, कई सालों तक लगा लो, और इस लड़ाई का नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। अब क्वेश्चन आ जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं? तो कन्नौज को हथियाने के लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों ने जो युद्ध किए थे उनको हम कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद देखिए मुख्य रूप से जो बात दी गई है, राजा लोग जो हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा लोग अपने जो शासन की जो अहमियत दिखवाने के लिए बड़े बड़े शासक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। यानी अपना रेपुटेशन दिखाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। अपने जो संसाधन हैं उनका प्रदर्शन करते थे। तो इस तरीके से जो राजा लोग हुआ करते थे वो आक्रमण के टाइम में जब वो एक दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे उस टाइम वो ज़्यादातर मंदिरों को ही निशाना बनाते थे, यानी मंदिरों पर ही अपना टारगेट रखते थे। मान लिया एक राजा ने बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना रखा है, बहुत ज़्यादा धन उस मंदिर पे लगा रखा है, तो दूसरा राजा जो है जब उस पे अटैक करेगा, युद्ध करेगा, तो उस टाइम उस मंदिर को ही ज़्यादातर तोड़ने की सोचेगा। तो ऐसा उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास अफ़गान का, जो गजनी का सुल्तान था मोहम्मद सुल्तान, जो गजनी अफ़गान का गजनी शासन था वो, उसने क्या किया बच्चों? सबसे पहले उसने ही ये जो नियम है वो लागू किए, यानी कि एक ऐसा शासक था जब भी इंडिया के अंदर आता था मंदिरों को तोड़ता था, धन इकट्ठा करके ले जाता था। 997 से लेके 1030 तक सब वहाँ शासन किया। किसने? गजनी का सुल्तान मोहम्मद ने। 997 से लेके 1030 तक। उसके बाद देखिए उसने क्या किया? एशिया, मध्य एशिया, ईरान, उपमहाद्वीपों व उत्तरी पश्चिमी हिस्सों पर भी अपना जो है
राजपाट उसने जमा लिया। कई सालों तक मतलब हमला करता रहा उपमहाद्वीप पर, और सबसे ज़्यादा जो उसने लूटा है वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बच्चों, गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो था बहुत ही सुंदर और भव्य कला का प्रसिद्ध मंदिर था। यानी उस टाइम का जो प्रसिद्ध मंदिर था, पैसे के हिसाब से, धन संपदा के हिसाब से, और माना जाने वाला मुख्य मंदिर था। तो जब भी एक जिन्नी आया और उसको तोड़ के बहुत सारा धन ले गया, और इस जो धन लेके गया वो सारा का सारा अपने राजवंश में लगा लिया, यानी अपने राजपाट को चलाने के लिए इसने यूज कर लिया। ये सारी जो बात है वो हमें एक जो है राइटर हुए हैं, अल बेरूनी नामक एक राइटर हुए हैं, उसने सारी गजनी की जितनी भी राजवंश की बातें थी वो एक बुक में लिखी। उस बुक का नाम है किताब अल हिंद। इसकी बुक से हमें सारी जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि बेरूनी नामक जो इतिहासकार था उसने कौन सी किताब लिखी? अल बेरूनी ने किताब अल हिंद की जो है रचना की।